हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रिया यादव और आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की प्लेलिस्ट को कवर करते हुए इस वीडियो में सेक्शन नंबर 9 ऑफ बीएसए के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस सेक्शंस पर बनी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते रहें। हमने उनको बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट करके डीप डिस्कशन किया हुआ है। अभी हम सेक्शन 9 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 9 बताता है व्हेन द फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट, यानी कि वो फैक्ट जो आपको पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी एडमिसेबल या फिर कंसीडर नहीं किए जाने वाले फैक्ट दिखाई देंगे, वो सारे फैक्ट सेक्शन नंबर 9 में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, रिलेवेंट कंसीडर किए जाते हैं। वो सारे में भी हमने कैटेगरी बनाई है, दो टाइप के जो फैक्ट्स रहेंगे उनको हम रिलेवेंट कंसीडर करने वाले हैं। हम किन फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं इनको हम समझते हैं ब्रेक करके सेक्शन को। सेक्शन 9 की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 9 हमें बताता है कि वो फैक्ट्स जो इनकंसिस्टेंट है। क्लॉज ए की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि भैया जो फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट रहेंगे फैक्ट इन इशू के साथ और रिलेवेंट फैक्ट के साथ, वो सारे फैक्ट रिलेवेंट कंसीडर किए जाएंगे। ओके, सेकंड जो क्लॉज है बी क्लॉज, ये हमें बता रहा है कि इफ दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। इट मीन्स वो फैक्ट जो फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहे हैं कि कोई भी फैक्ट इन इशू, कोई भी रिलेवेंट फैक्ट एग्जिस्टेंस होने की प्रोबेबिलिटी और उनके नॉन एग्जिस्टेंस होने की प्रोबेबिलिटी को शो करने वाले फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सेक्शन 9 के जो क्लॉज ए एंड बी हैं, इनको थोड़ा एक्सटेंड करके समझने की कोशिश करेंगे। जब हम क्लॉज ए की बात करते हैं जो कि बताता है इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि वो फैक्ट जो इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, फैक्ट इन इशू के साथ और रिलेवेंट फैक्ट के साथ, वो हमारे लिए रिलेवेंट हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंट मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर रखने वाले फैक्ट, फैक्ट इन इशू के साथ और रिलेवेंट फैक्ट के साथ क्या हो जाएंगे, इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। यानी कि अगर मैंने बोला फैक्ट इन इशू है कि ए ने बी का मर्डर किया, अगर ऐसा ही कोई फैक्ट जो कि इस चीज़ को शो करे कि ए ने बी का मर्डर नहीं किया, तो वो फैक्ट जो इनकंसिस्टेंट हुआ फैक्ट इन इशू के साथ वो रिलेवेंट हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये एक्चुअल में डाउट क्रिएट करती है। किस चीज़ पर, जो ओरिजिनल फैक्ट है, जो ओरिजिनल फैक्ट एंड इशू है उस चीज़ पर डाउट करती है। क्योंकि जब तक डाउट क्रिएट नहीं होगा तब तक आप डिस्कवर कैसे कर पाओगे एक्चुअल रियलिटी और बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी को, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इलिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है हमने, अगर हम उसकी बात करें तो वो कहता है ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग मर्डर इन दिल्ली एट 10 PM। ए जो है वो एक्यूज किया गया है मर्डर कमिट करने के लिए, वो भी दिल्ली में 10 PM। ओके, टाइमिंग पता है, लोकेशन पता है, कौन एक्यूज्ड है, ये चीज़ें हमें पता है। अब एक नया फैक्ट लेकर आते हैं। नया फैक्ट जो है डिफेंस लॉयर लेकर आएंगे और वो बता रहे हैं कि जो ए है वो फ्लाइट लिया, ठीक है, बोर्ड भी हुआ मुंबई से लंदन के लिए 9 PM। बात कब की हो रही है, 10 की। कब बोर्ड हुआ है, 9 PM पर, और वो मुंबई से लंदन चला गया है उसी दिन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपने बताया फैक्ट, उस फैक्ट को इनकंसिस्टेंट शो करने वाला फैक्ट क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया। यानी कि अगर हम बात करें फ्लाइट की डिटेल मैंडेटरी नहीं थी, हमारे लिए रिलेवेंट नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो क्या कर रहा है, इनकंसिस्टेंसी शो कर रहा है,
पॉसिबिलिटी जो थी उसको ख़त्म कर दिया उसने कि ए ने मर्डर किया है या ए क्राइम सीन पर प्रेजेंट है। इसीलिए ये जो फैक्ट है ये अपने आप में रिलेवेंट माना जाएगा। अब हम क्लॉज बी की बात करेंगे, 9 क्लॉज बी की, जो कि बताता है वो फैक्ट जो शो कर रहे हैं एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। यानी कि फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, रिलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करने वाले फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, रिलेवेंट हैं, एडमिसिबल हैं। यानी कि ये जो क्लॉज है ये डील करता है प्रोबेबिलिटीज के साथ कि कितने चांसेस हैं कि इस पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ कोई भी ऑफेंस कमिट किया है। यानी कि वो चांसेस इंक्रीज करना डिक्रीज करना किसके, फैक्ट एंड इशू के या फिर रिलेवेंट फैक्ट के इम्पॉर्टेंट कंसीडर किए जाएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इलिस्ट्रेशन क्या बताता है? इलिस्ट्रेशन बोल रहा है कि वी जो है वो एक्यूज्ड है किस चीज़ के लिए, फ़ोन को स्टील करने के लिए एक स्टोर से, और वहीं पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे फाइंड करती है फ़ोन को बी के घर पर दूसरे ही दिन। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट है ये फैक्ट एक्चुअल में आपको शो करने लगेगा प्रोबेबिलिटी, चांसेस कि हाँ हाई चांस है कि बी ने ही ये ऑफेंस कमिट किया होगा। इसीलिए ये जो फैक्ट है ये रिलेवेंट हो जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी को शो करेगा कि बी इन्वॉल्व है थेफ्ट में। इसीलिए ये जो फैक्ट है ये फैक्ट एंड इशू की प्रोबेबिलिटी को हाई कर रहा है, इसलिए ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट होगा, रिलेवेंट होगा, एडमिसिबल भी होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं जिनको हम समझेंगे कि आखिर वो केस लॉज कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। केस है हमारा रेग वर्सेस प्रभुदास, 1874 का है, बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी ये। इसमें फैक्ट क्या था केस का कि भाई जो प्रभुदास थे वो एक्यूज्ड माने गए डॉक्यूमेंट को फ्रॉज करने के लिए। ठीक है, अब ट्रायल के ड्यूरिंग जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो कि क्राइम होता है, चार्जेस जो होते हैं वो सेटअप करने की कोशिश करता है एक्यूज्ड पर। ओके, तो जो प्रोसिक्यूशन है वो इंट्रोड्यूस करता है दूसरे एविडेंसेस को, जिसमें वो शो करने की कोशिश कर रहा है कि भैया प्रभुदास पोजेशन में थे किस चीज़ के, अदर डॉक्यूमेंट्स के, जो कि सस्पेक्टेड है कि भाई वो भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट है। और इस तरीके से प्रोसिक्यूशन कोशिश कर रहा था कि वो एक पैटर्न शो कर पाए, एक जो टेंडेंसी है एक्यूज्ड की उसको शो कर पाए कि हाँ भाई इनकी तो टेंडेंसी है कि ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट करवाते आ रहे हैं, तो इन्होंने ये वाले जो राइट नाउ जिन पर चार्जेस चल रहे हैं, जिस पर ट्रायल चल रही है, वो भी इन्होंने फॉर्ज करवाए होंगे। ओके, अब जो लीगल इशू है वो ये अराइज होता है कि जो एविडेंसेस फॉर्ज किए गए हैं, ठीक है, जिनको प्रोसिक्यूशन ने शो किया है, क्या वो एडमिसेबल हैं? ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि एडमिसेबल हैं, क्या उसको जो कोर्ट है वो मान्यता देगा कि भाई हाँ ये साक्ष्य की तरीके से हम इसको ले सकते हैं, एविडेंसेस की तरीके से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट की जो रूलिंग आई, कोर्ट की रूलिंग कहती है कि एविडेंसेस ऑफ पोजीशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट unless directly relevant to the case being tried is inadmissible। यहाँ पर बताया गया है कि जो पोजेशन किया गया है फॉल्स डॉक्यूमेंट का, जिस चीज़ के एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन ने शो किए हैं, वो डायरेक्टली रिलेवेंट जब तक नहीं होंगे तब तक कि वो जो फैक्ट होंगे वो इनएडमिसिबल होंगे, वो जो एविडेंसेस हैं वो इनएडमिसिबल होंगे। पहली चीज़ तो ये बता दी। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो हम उसको नहीं कंसीडर करने वाले, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने बोला such evidences is not connected directly with the forged alleged in current charges। अब जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड हैं, जिसका एविडेंसेस का सहारा लेते हुए प्रोसिक्यूशंस ने उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया एज अ एविडेंस, उन्होंने बोला कोर्ट ने कि ये जो एविडेंसेस हैं ये एविडेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि फॉर्ज के लिए चार्जेस लगाए गए हैं, जिस चीज़ के लिए, जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए चार्जेस उन पर फ्रेम किए गए हैं, उनसे वो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसिक्यूशंस ने शो किए हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो जब तक वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो
एडमिसिबल नहीं होंगे, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनएडमिसिबल होंगे। बिकॉज कमिटेड सिमिलर एक्ट इन द पास्ट ही मस्ट हैव डन सो अगेन विच इज नॉट वैलिड लीगल बेसिस फॉर कन्विक्शन। कोर्ट ने बोला किसी भी पर्सन को उनके पास्ट एक्शंस के लिए हम कन्विक्ट नहीं कर सकते, ये हमारा लीगल प्रिंसिपल्स नहीं है, क्योंकि लीगल प्रिंसिपल्स बताते हैं जो भी चार्जेस एक्यूज पर फ्रेम किए गए हैं आप उसको उन्हीं चार्जेस के लिए पनिश कर सकते हो, ना कि उसके बैड कैरेक्टर के लिए या फिर सिर्फ क्रिमिनल टेंडेंसी के लिए। क्योंकि प्रोसिक्यूशन क्या सोच रही थी, टेंडेंसी को शो करना सोच रही थी कि भैया उसकी टेंडेंसी ऐसी कि वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करता है, तो उसने ये जो राइट ना जिन पर चार्जेस किए गए हैं फ्रेम, उन डॉक्यूमेंट्स को भी फॉर्ज किया होगा। तो कोर्ट ने क्या बोला, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अगर ऐसा होता कि वो डॉक्यूमेंट्स उसी डॉक्यूमेंट्स के पार्ट होते, ठीक है, और वो भी क्या किए गए होते, फॉर्ज किए गए होते, तो वहाँ पर हम कह सकते थे कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, ठीक है, हम वहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स को एडमिसिबल कंसीडर कर लेते, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये कोई पास्ट के बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम उनको नहीं कंसीडर कर सकते, एडमिसिबल नहीं कंसीडर कर सकते। ओके, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि जो सेक्शन 9 है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कोप प्रोवाइड कर देता है कि एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं आपको। अगर प्रोबेबिलिटी हुई तो भी आप है ना उसको कंसीडर कर लोगे, अगर वो इनकंसिस्टेंट हुए तो भी आप उनको कंसीडर कर लोगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइड स्कोप दे रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वाइडर कर दिया उसने स्कोप। तो इन्हीं वाइडर स्कोप को सब्जेक्टिव मैनर में कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स के द्वारा ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम किन किन डॉक्यूमेंट्स को ही एडमिसिबल बोलेंगे, भले ही वो प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। ओके, अब जैसे कि झावाला वर्सेस एम्परर का जो केस था उसमें भी ऐसा ही कुछ केस हुआ था सिमिलर। ये सेक्शन 11 हमने एक्चुअल में किस चीज़ को शो करा है, इंडियन एविडेंस एक्ट को लिया है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये वाला जो सेक्शन है ये 11 था, ओके, और इससे कंफ्यूज मत होना, अदरवाइज ये सेक्शन 9 की बात हो रही है अंडर BSA, ओके। तो इसमें भी सेम केस हुआ था, कोलेटरल फैक्ट्स की बात हो रही थी। कोलेटरल फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, ओके। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने यही बताया था कि जो कोलेटरल फैक्ट है जो क्लियरली अफेक्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेन फैक्ट, जो मेन फैक्ट है, जो फैक्ट इन इशू है, जो रिलेवेंट फैक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम उनको अलाउ करेंगे। अदरवाइज जो एविडेंसेस जो क्या कर रहे हैं, स्पेक्यूलेटिव फैक्ट है, कनेक्टेड और स्पेक्यूलेटिव फैक्ट, यानी कि कनेक्टेड है लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या है कि हम अजम्पशन लगा पा रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी, यानी कि स्पेक्यूलेशन हो सकता है वहाँ पर, आप प्रोबेबिलिटी को एकदम एक्यूरेट नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे चांसेस वाले जो फैक्ट रहेंगे हम उनको एडमिसिबल नहीं बोलेंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं। जैसे मान के चलो ए जो है वो एक्यूज्ड है बी के मर्डर के लिए, और जो क्राइम सीन है जहाँ पर मर्डर हुआ है वो ए की जगह से 200 मीटर ही दूर है। अब कौन सी जगह, जहाँ पर ए ने क्लेम किया है कि वो प्रेजेंट था, मतलब कि यहाँ पे ए का फैमिली फंक्शन चल रहा था, तो फैमिली फंक्शन जो था उसमें था वो, और उसने बी का मर्डर नहीं किया, और बी जो था वो एक्चुअल में 200 मीटर ही दूर है, ठीक है, अपने वाले लोकेशन से जहाँ पर क्राइम हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर हमने इस चीज़ को एडमिसिबल बोल दिया कि भैया ठीक है ए ने क्राइम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ए तो फैमिली फंक्शन में था जो कि एक्चुअल में 200 मीटर ही दूर है, ठीक है। अगर हमने इस एविडेंस को रिलेवेंट कंसीडर कर लिया तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन होगा किस चीज़ को प्रूव करने का। वो ये बोलेगा कि सर है ना ये जो ए था इसकी आदत थी, हैबिट थी अपने फैमिली फंक्शन से चले जाने की, सर इसमें तो प्रोबेबिलिटी है कि वो है ना जाकर फिर से वापस आ सकता है अपनी फैमिली फंक्शन में, ठीक है। तो ये जो स्पेक्यूलेशन वाली चीज़ें हैं इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बोला जो स्पेक्यूलेटिव फैक्ट्स हैं जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं हम उनको एडमिसिबल नहीं कंसीडर करेंगे जब तक कि वो डायरेक्टली अफेक्ट ना करें मेन फैक्ट को। आई थिंक ये चीज़ समझ में
आ गई होगी आपको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्शन 9 ऑफ द BSA। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, अदरवाइज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप शेयर करना पसंद करें ये लीगल नॉलेज। सो थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग दिस वीडियो।